नमस्कार। डी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ में मेरी सहयोगी मनीषा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा का विरोध मार्च। टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सहकारिता क्षेत्र में आया अभूतपूर्व बदलाव। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश डेयरी के बीच समझौते को बताया किसानों की समृद्धि की दिशा में अहम कदम। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है बैसाखी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का किया आह्वान। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस का भीषण हमला। शहर के मेयर की बाल बाल बची जान। हमले में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर। तीरंदाजी विश्व कप में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की भारतीय जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को दी मात। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधित कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर माहौल में तनाव है। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा ने विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में पार्टी का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व एक साथ नजर आया और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। ये विरोध मार्च कॉलेज स्ट्रीट से रानी रासमणी रोड तक निकाला गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता दिलीप घोष शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने प्रदेश की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने राज्य के 4 जिलों को आफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उनकी मांग है कि हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमलों को देखते हुए 4 जिलों को आफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके, जिस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहाँ से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए। धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत, बैष्टप नगर, मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वो विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा करें। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका, बस बहुत हुआ। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। साथ ही यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी पर तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो क्रिकेट जगत से राजनीति में आए बहरामपुर सांसद को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल जल रहा है,
और इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहाँ पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे, आनंद उठाएंगे। बंगाल जल रहा है, दास परिवार मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं। लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी में किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। जोगेंद्रनाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जबकि वक्फ संशोधन कानून बन चुका तो उसके खिलाफ हिंसा राजनीतिक मुनाफे के लिए भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उन्होंने कहा कि ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह भोपाल स्थित रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर भी हस्ताक्षर हुए। ये करार 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे और दूध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि आज पूरे देश में मॉडल बायलॉज स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसने सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं,
आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर दिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात की। दोनों पक्षों की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों से भी बात की गई, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। फिर कल रात को जो 7:30 बजे के आसपास जो घटना घटी थी, उसके पश्चात हम एसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। तत्काल ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया था और दोनों पक्षों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको भी दूर किया गया और उनके जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों से बातचीत की गई। पर हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है जो वहाँ पे रहती है, उनका आपस में कुछ शायद शॉर्ट टेम्पर रहे होंगे, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाए होंगे, जिसके चक्कर में थोड़ा सा तनातनी हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में सिचुएशन पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटना के कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस घटना पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि कांग्रेस नेता का पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए इसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी का एक नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भारत की एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को संचालित करता रहा है। कांग्रेस पार्टी के उस नेता ने प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के अंदर तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहता है। राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगी हुई संगठन उसको सीधे तौर पर वो आतंकवादी कह रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वो आतंकवादी कह रहा है। प्रधानमंत्री भारत का होता है, एक संवैधानिक पद होता है, उस व्यक्ति को आप जो है आतंकवादी कह रहे हो। उसी के नियमित हम लोग आज कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए। हमारी लीगल टीम जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की है, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बवेरिया के राष्ट्रपति मार्कस सोडर से मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने में बवेरिया के योगदान पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान यूरोपीय विकास, ट्रांस अटलांटिक संबंधों और इंडो पैसिफिक पर भी दोनों देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के यशोभूमि में वाइब्रेंट बिल्डकॉन का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट बिल्डकॉन भवन निर्माण सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है और देश में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और निर्माण उद्योग इसमें अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर परिवार का अपना खुद का मकान हो। पीयूष गोयल ने साथ में ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत पर हर भारतीय का सपना है। India of today, our youth power, be it in government, be it the bureaucracy, be it the business circles, be it our film industry, we all aspire to become a global superpower. Bharat today is ready to make sure that every family in the country has a good quality home of their own. Bharat today has become the epicenter of global capability centers
more than 1,700 of them working in different parts of the country. Bharat today, under Make in India, is rapidly expanding its manufacturing ecosystem, particularly in sectors related to the construction industry. Bharat today is at the forefront of the digital revolution, with 5G rollout in Bharat across the length and breadth of the country faster than any other part of the world. बिहार की राजधानी पटना में आज जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आयोजन गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक किया गया था। पद यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बिहार के युवा और खेल मंत्रालय की तरफ से अंबेडकर जयंती पर जय भीम मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पद यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है। हैदराबाद में तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज में वेव्स एनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वीएफएक्स एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित हो रहे हैं। आयोजनों का भाग जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। ये प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, मंगा, वेबटून्स और कॉस्प्ले जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना है और प्रोत्साहित करना। MEAI सचिव अंकुर भसीन ने बताया कि ये प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी। वहीं MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसीन ने कहा कि विजेताओं को वेव समिट के लिए भेजा जाएगा। वैम जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं, ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर पद यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंदुराज, गोकुलपुरी के विधायक रविकांत जैन और नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन संदेश, उनके योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में युवाओं ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मौके पर बोलते हुए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंदुराज ने कहा, बाबा साहब को असली सम्मान भाजपा की सरकार ने दिया है। मैं आज भूल नहीं सकता परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उस समय उन्होंने जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात कही, तो उस समय की जो देश की सरकार थी, उस प्रस्ताव को नकारने का काम किया। पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, भारत रत्न से पुरस्कृत कर उनके नाम और देश का गौरव बढ़ाने का काम भी किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में किया गया।
आज जलियांवाला बाग की दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जलियांवाला बाग में भारत माता के लिए मर मिटने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके बलिदान से हमारे स्वाधीनता संग्राम की धारा और प्रबल हो गई। कृतज्ञ भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। मुझे विश्वास है कि उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा लेकर सभी देशवासी भारत की प्रगति में पूरे तन मन धन से अपना योगदान देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उपराष्ट्रपति ने लिखा कि मैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। उत्पीड़न के खिलाफ उनका अद्वितीय बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके सदस्य अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ बढ़ गया। देश भर में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के ही दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई। दशमेश पिता गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में श्री अनंतपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। बैसाखी के त्यौहार का देश की कृषि व्यवस्था में बहुत योगदान है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। यह त्यौहार समृद्धि, सफलता लाने और अनुष्ठानों में समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख में शादी, वैशाखादी और पुतांदु पिरापू पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख में शादी, वैशाखादी और पुतांगु पिरापू के अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद और समृद्धि की कामना की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी, समृद्धि लाए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर भयानक होने के कगार पर पहुंच गया। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सुमी में एक भयानक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे सुमी में भयंकर तबाही मची। इस हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए। रूसी मिसाइलों ने शहर के सड़क, आम जीवन, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान, सड़क पर कारों को निशाना बनाया। सुमी शहर के कार्यवाहक मेयर ऑटम को बाजार की भी इस भयानक हमले में बाल बाल चाल बची। उन्होंने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे भयानक त्रासदी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये भयानक हमला उस वक्त किया जब दोनों देशों के बीच ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोक लगाने के लिए अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की जा रही है। इसी के बीच शर्तों को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है। दावा किया गया है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन राष्ट्रपति के कार्यालय से इस हमले की तीव्र निंदा हुई है और कहा गया कि रूस को अब सीधे नागरिकों को वो निशाना बना रहा है। उन्होंने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। अमेरिका में फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के लिए ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक मुकाबले में चीन ताइपे के हुआंग जाओ और चेन ची लुन की जोड़ी को हराकर ये पदक जीता है। कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा को ओलंपिक में शामिल करने के फैसले के बाद भारतीय टीम ने पहली बार ये प्रतियोगिता जीती। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में कंपाउंड मिक्स स्पर्धा को शामिल करने का हाल ही में फैसला लिया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।